हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ठीक ठाक बहुत अच्छे से चल रही होगी, है ना। आज इस वीडियो के अंदर आप सभी को पता है कि हम लोग त्रिभुज कक्षा 10 का जो चैप्टर है उसको फाइनल टच दे रहे हैं, यानी कि बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उन सब बातों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। इससे पहले 2 वीडियोस आई हैं जिसमें हमने इस चैप्टर का सबसे पहला पॉइंट जो कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी कि थेल्स प्रमेय पर आधारित जितने भी संभावित सवाल हो सकते थे बोर्ड परीक्षा में आने वाले, वो मैंने सब कराए हैं, ठीक है ना। और अब जो है हम इसके दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं और इस टॉपिक में भी हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। मैंने देखा है अमूमन 10 क्वेश्चन मैं खींच के लेके आया हूं और ये देखा है मैंने कि पिछले कई सालों से रिपीट होकर करके वही क्वेश्चंस या थोड़ा बहुत फेरबदल होकर के वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आज का जो दूसरा टॉपिक है उस टॉपिक पे मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा। देखता हूं इस वीडियो में मैं कितने क्वेश्चंस कवर कर पाता हूं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा मुझे जो टॉपिक आपके सामने आज होगा वो टॉपिक है आपका दो त्रिभुजों की समरूपता, है ना। 2 त्रिभुजों की समरूपता को लेकर के हम बात करेंगे, ठीक है। इस बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी होगा। इंट्रोडक्शन का मतलब है थोड़ी बातें तो बतानी पड़ती हैं, एकदम से क्वेश्चंस पे कूद जाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा, आप लोगों को भी अजीब लगेगा, है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, इस चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट डिस्कस हो चुका है मेरे इसी चैनल पर। मैंने क्लास 10 त्रिभुज एनसीईआरटी पूरा चैप्टर अपलोड किया है। अगर वो देखना है आप लोगों को तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन है, वहां जाकर के देख सकते हैं, पूरा डिटेल्स है। अगर किसी ने एक बार भी नहीं देखा हो तो, अगर वो देख चुके हैं एक बार फिर दिक्कत नहीं है, फिर सीधा यहाँ फाइनल टच में आइए, आपको मतलब भर की चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो 2 त्रिभुजों की समरूपता को लेकर के ये टॉपिक हम जब डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले हम एक बात करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इतिहास जानना जरूरी है। अगर आपको थोड़ी पुरानी बातें याद होंगी तो आपको चीजें आसान लगेंगी, अगर पुरानी बातें याद नहीं होंगी तो फिर चीजें समझ में आने का मतलब समझ में तो आने की संभावना कम है, कहने की बात कन्फ्यूजन होने की संभावना ज्यादा है। तो इसी से संबंधित एक चैप्टर था हमारे पास क्लास 9th में, जो कि बच्चों ने पढ़ा भी होगा, है ना। और वो था सर्वांग क्षमता को लेकर के, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता को लेकर के। और बहुत बच्चों को ये क्लियर भी होगा, जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी होंगी उनको तो और भी मतलब अच्छे से क्लियर होगा और उनको जुड़ने में भी आसानी रहेगी, क्योंकि वही तरीका आज इस्तेमाल होगा समझाने का, वही हमने अपने पहले जब डिटेल से पूरा चैप्टर कराया है तब भी वही तरीका लगाया था। तो सर्वांग क्षमता क्या है, ये क्लास 9 का वैसे बेसिकली टॉपिक है, कक्षा 9 का टॉपिक है। तो इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ पहले ही। सर्वांग क्षमता होती क्या, उसके बाद समरूपता बात करेंगे, ठीक है। अगर 2 ज्यामितीय आकृतियां जिनका आकार, देखो 2 चीजें होती हैं, चाहे हम समरूपता पढ़ें चाहे हम सर्वांग क्षमता पढ़ें, हमारे पास 2 चीजें होती हैं। नंबर एक तो होता है आकार, ठीक है, अभी बताता हूं पूरी डिटेल। एक होती है माप, साइज। तो अगर ध्यान से सुनना मेरी बात, कि अगर 2 ज्यामितीय आकृतियों का मतलब समझते हो ना, ज्यामितीय आकृतियां जैसे कि वर्ग है, त्रिभुज है, आयत है, वृत्त है, ये सब ज्यामितीय आकृतियां हैं। और इन ज्यामितीय आकृतियों के बारे में बात करते हैं कि अगर 2 ज्यामितीय आकृतियां ऐसी हो जाए जिनका आकार और माप दोनों समान हो जाए, एक जैसी हो जाए, तो हम दोनों आकृतियों को सर्वांगक्षम कहते हैं। और सर्वांगक्षम को लेकर के वैसे तो बहुत सारी कंडीशंस हमने पढ़ी थी क्लास 9th के अंदर, लेकिन ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जितना इस्तेमाल में आना है क्लास 10th में वो मैं बता के चलूंगा, आप लोग ज्यादा परेशान होने की कोशिश ना करना। तो सर्वांग क्षमता में अगर 2 आपके पास में अगर लिखना चाहें थोड़ी बात, कि 2 यदि ऐसा करके लिख लें, यदि अगर बच्चे थोड़ा सा जानकारी लेना चाहते हैं, यदि 2 ज्यामितीय ठीक है, आकृतियों का आकार, ठीक है, नहीं आकार तथा माप समझते हो ना। आकार तो मतलब जैसे ये वृत्त है, ये तो इसका आकार है ना।
और अगर इसकी त्रिज्या देखी जाए कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की, तो ये इसकी माप हो गई। इस संबंध में बात हो रही है ना। तो हमने कहा है कि अगर दो ज्यामितीय आकृतियों का आकार तथा माप समान हो, बराबर हो, समान हो, ठीक है, तो हम कहते हैं तो दोनों आकृतियां, ठीक है, परस्पर समरूप होती हैं। परस्पर समरूप, समरूप नहीं, सर्वांगसम होती हैं। कैसी होती हैं? सर्वांगसम होती हैं, ठीक है। तो सर्वांग सममिति की बस इतनी सी बात है। अगर उदाहरण की बात करी जाए दैनिक जीवन के अंदर, तो सबसे पहले जो आपके सामने किताब रखी है उसका प्रत्येक पेज एक दूसरे के समरूप है। क्यों है? क्योंकि उसका आकार भी एक जैसा है, आयताकार है सारे के सारे। पेज की बात कर रहा हूं, चाहे कॉपी का पेज है, रजिस्टर का पेज है, आपकी कॉपी में जितने भी हैं, एक ही कॉपी की बात कर रहा हूं, अलग अलग की नहीं बात कर रहा हूं, उसका भी अभी बात करेंगे। और तो सारे समरूप है जितने किताब में पेज है या फिर रजिस्टर में जो पेज है ना। एक सिंपल और साधारण एग्जांपल और भी है। घरों में सबके एटीएम कार्ड होता है, आपने देखा हो कि प्रत्येक बैंक के एटीएम कार्ड का आकार और साइज सेम होता है। भाई अगर सेम नहीं होगा तो समस्या रहेगी ना, फिर मशीन अलग अलग थोड़ा ही ना होती है सबके लिए। तो इसका एटीएम का जो आकार होता है, एटीएम का जो आकार होता है वो सबको पता है, सबको पता है। आकार इसका आयताकार होता है, आयत जैसा होता है। और जो माप है वो माप भी समान होती है। किसी भी बैंक के एटीएम को उठा लेना और दूसरे बैंक के एटीएम के ऊपर रख के देखना, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। जैसे मेरे हाथ हैं, मैं अपने हाथ को एक दूसरे के ऊपर रखूं तो पूरा का पूरा कवर हो रहा, तो मेरे दोनों हाथों का आकार भी माप भी बराबर है, तो ये दोनों भी सर्वांगसम है। तो सर्वांग समता की बस इतनी सी बात ध्यान रखिएगा आप, है ना। तो मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो जैसे आप त्रिभुज के बारे में बात करें, अगर मेरे पास दो त्रिभुज हैं, है ना, अगर इसके प्रत्येक कोण, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर हो जाए और प्रत्येक भुजा बराबर हो जाए, भुजा तो बराबर होगी जब कोण बराबर होगी, तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम कहलाएंगे। और सर्वांगसम सिद्ध कैसे किए जाते थे वो हमने 9th में पढ़ा था। अगर नहीं याद है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, उसके बिना भी काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है समरूप। एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, मैं सर्वांग क्षमता का मतलब समझा रहा था। तो इसी तरीके से अगर मैं इसको रफ कर दूं यहां पे और मैं इसकी जगह अब मैं आपको सिखाने का प्रयास करूं जो आज का टॉपिक है, और वो टॉपिक है समरूपता। क्या टॉपिक है बेटा? समरूपता। तो समरूप क्या है? समरूपता का मतलब क्या है? देखिए, समरूपता में भी दो चीजें होती हैं। एक तो आकार के बारे में बात होती है और एक आपके पास में माप के बारे में बात होती है। अभी भी बात करिए कि सर्वांगसम में दो वस्तुओं का कह रहा हूं मैं, यानी कि दो ज्यामितीय आकृतियों का आपके पास में आकार और माप समान होगी, ठीक है। थोड़े से कम उदाहरण दिए हैं उसमें। एक अगर मैं इसको थोड़ी देर भूल जाऊं, 1 मिनट, एक लिए भूल जाओ, सर्वांग क्षमता वापिस आओ, थोड़ी सी बात समझा दूं मैं। सर्वांग क्षमता पे वापिस आओ 1 मिनट के लिए, सिर्फ दिमाग को अपने वापस लेके आओ उसी टॉपिक पे। कुछ उदाहरण देखते हैं और आपको समझ में आ जाएगा आकार और साइज का। जैसे मेरे पास में एक वर्ग है और जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर की है, तो एक दूसरा वर्ग और है उसकी भी भुजा 2 सेंटीमीटर की है। तो आकार तो वर्गाकार है, आकार तो बराबर है ही। माप का मतलब लंबाई इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, प्रत्येक भुजा बराबर होती हैं, तो ये सर्वांगसम है। इज दैट क्लियर? अगर मेरे पास में ये कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है ना आपके पास में, और दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या फिर से 5 सेंटीमीटर है, तो इनका आकार भी समान है, दोनों का आकार वर्गाकार है और दोनों ही समान माप के भी हैं, तो ये सर्वांगसम है, ठीक है। चलिए वापिस आओ अपने समरूपता पे। अब समरूपता में क्या खास बात होगी, ताकि हमें सर्वांगसमता से हमारा पेट नहीं भरा, हमें समरूपता की तरफ जाना पड़ गया। ऐसा क्या हुआ? समरूपता में क्या है कि आकार तो समान होता है, दो आकृतियों का, दो ज्यामितीय आकृतियों का आकार तो समान होता है देखने में, यानी कि एक जैसी लगेंगी, लेकिन जो माप है वो समान हो भी सकती है और असमान भी हो सकती है। ये दोनों कंडीशन है, समझ रहे हो? मतलब क्या रहा, इनको बहुत अच्छे से समझेंगे, जब आप त्रिभुज में एंट्री करेंगे तब आपको और बढ़िया समझ में आएगा।
मतलब ये है कि आपके पास में समान भी हो सकती हैं, इसमें सिर्फ एक चीज बड़ी, असमान भी हो सकता है। समरूप के अंदर समरूप के अंदर हम लिख भी सकते हैं इसको अगर थोड़ा समझाने के लिए कि क्या, यदि दो ज्यामितीय आकृतियां, ठीक है, ज्यामितीय आकृतियों का आकार समान हो, क्या हो, समान हो, तथा माप, ठीक है, समान, ठीक है, समान तथा या असमान हो, तो दोनों आकृतियां परस्पर, मतलब एक दूसरे के परस्पर समरूप कहलाती हैं, परस्पर समरूप कहलाती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब इसमें कैसा, देखो इसमें क्या है, समझिए मेरी बात, उदाहरण से समझ में आएगा। आप कहोगे गुरुजी समरूप के अंदर सर्वांग क्षमता तो अपने आप ही आ गई ना भाई, समान आकार समान माप तो सर्वांग क्षमता तो है ही है, एक कंडीशन बड़ी, असमान भी हो सकता है। एग्जाम्पल से समझाएंगे आपको। सपोज कर लो आपके पास में एक आयत है, ठीक है मेरे भाई, एक दूसरा आयत है इसके जैसा ही, ठीक है, तो दोनों का आकार समान है, आकार शकल तो एक जैसी है, आयताकार है, ये भी आयताकार है, इसका भी आयत जैसा आकार है, इसका भी आयत जैसा आकार है, लेकिन माप में फर्क आ गया, ये बड़ा है तो ये छोटा है, तो इनको सर्वांगसम तो कह नहीं सकते। सर्वांगसम की खास बात होता है कि अगर ये वाला आयत इसके ऊपर रख देता तो ये पूरा कवर हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते, पूरा एक दूसरे को छुपा लेते, लेकिन जब ये इसके ऊपर आएगा तो पूरा कवर नहीं होगा। आकार में समान है लेकिन माप में असमानता दिखा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग उनको समरूप बोल देते हैं। ठीक भाई, समरूप बोल देते हैं। लेकिन अगर सपोज कर लो कि वो ये सेम आकार का हो जाता, 4 सेंटीमीटर ये है, 2 सेंटीमीटर ये है, इसकी भी 4 सेंटीमीटर, इसकी भी 2 सेंटीमीटर है। अब आप कहोगे गुरुजी हाँ, अब ये परफेक्ट उदाहरण है सर्वांग क्षमता का, लेकिन अगर कोई चीज सर्वांगक्षम है तो समरूप तो होगी, ठीक है ना, क्योंकि देखो समरूपता में सर्वांग क्षमता तो है ना, यही कंडीशन किसकी है, आकार समान माप समान, तो ये तो सर्वांग क्षमता कंडीशन है ना बेटा, है ना आपके पास में। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, मैं जो समझाना चाहता हूं कि समरूपता का मतलब ये है कि समरूपता के अंदर दो ज्यामितीय आकृतियों का आकार तो समान होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनकी माप भी बराबर हो। एक उदाहरण वो देता हूं, जैसे अभी मैंने अपने हाथ का उदाहरण दिया था, ये दोनों एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, देखो तो दोनों सर्वांगक्षम हैं, साथ ही साथ दोनों समरूप भी हैं, ठीक है ना, आपके पास में माप बराबर है। लेकिन अगर मैं किसी छोटे बच्चे का हाथ ले और फिर देखूं तो मेरे हाथ का आकार उसके हाथ का आकार एक जैसा रहेगा, ठीक है ना, लेकिन उनका जो माप है उसकी उंगलियां छोटी होंगी, मेरी बड़ी हैं, तो फिर हम कहेंगे कि दोनों सर्वांगक्षम नहीं है, समरूप हैं। बात समझ रहे हो। तो ऐसे ही एक उदाहरण और दूं मैं आपके सामने, जैसे एक वृत्त है मेरे पास में, ये आपके पास में 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, दूसरा वृत्त है जो कि है तो वृत्त ही, आकार तो वृत्त वाला ही है, लेकिन ये 2 सेंटीमीटर का है, तो इन दोनों को हम सर्वांगक्षम नहीं कहेंगे, इनको केवल हम कहेंगे समरूप है। क्या है, समरूप है। तो बस ये इतनी सी बात है, बहुत हमने डिस्कस कर लिया इस बारे में, अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ाएंगे, सीधी बात है। एक बात और ध्यान रखें कि अगर दो आकृतियां सर्वांगक्षम हैं, देखो सपोज कर लो कि हमारे पास में यहां से चला और मेरे को जाना है सर्वांग क्षमता पे, कहां पर, सर्वांग क्षमता, ये एक स्थान है सर्वांग क्षमता, बीच में इसकी समरूपता पड़ेगी, क्या पड़ेगी, समरूपता। तो जब मैं इधर की तरफ जाऊंगा ना, मुझे यहां जाना है, तो अगर मैं यहां खड़ा हो जाऊं, आकर के यहां खड़ा हो जाऊं, तो इससे क्या सिद्ध हो रहा कि अगर मैं सर्वांग क्षमता तक गया तो ये कन्फर्म है मैं समरूपता पे भी गया हूंगा, यानी कि जो वस्तु
सर्वांग है वो समरूप होगी ही होगी 100%। लेकिन अगर मैं केवल यहां पे खड़ा हो जाऊं जा करके समरूपता पे, तो ये जरूरी नहीं है कि वो, मैं आगे भी जाऊं, है ना, ये जरूरी नहीं है कि वो सर्वांग हो या ना हो। ठीक है, तो बस ज्यादा और डिटेल से ना पढ़ के हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास में सपोज कर लो ये एक पूरा परिवार सर्वांग समता का है, सर्वांग समता का है, तो इसके बीच में ही कहीं समरूपता मिलती है। समझ में आई बात नहीं? तो ये कह सकते हैं कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो भी सकती हैं और नहीं भी। बस बहुत बातें हो गई यार, आपको पूरी फिलोसफी पढ़ा दी। लेकिन चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्लास 10th के फाइनल टच वाले टॉपिक की तरफ। मुझे लगता है चीजें आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में भी आई होंगी, और जब चीजें समझ में आती हैं तब काम करने का मजा ही कुछ और है, या नहीं? ओके, चलिए अब थोड़े से दिमाग की बत्ती जला के आपको क्वेश्चंस नहीं, अभी क्वेश्चंस दूर हैं, थोड़ी सी दिमाग की बत्ती जला के ये पॉइंट्स समझने हैं, क्योंकि इन पॉइंट्स के आधार पे ही मैं आपको क्वेश्चंस करना सिखाऊंगा। ठीक है, ये पॉइंट्स ढीले तो क्वेश्चंस नहीं हिले। ठीक है, क्वेश्चन हिलेगा ही नहीं अगर ये पॉइंट ढीले रह गए। चलिए देखो, दो त्रिभुजों की समरूपता में क्या है कि अगर, देखो मैं बस समरूपता बात करूंगा, भूल जाओ जो पहले कुछ करवाया है मैंने, अब दिमाग सीधा समरूपता पे आ जाओ। सपोज कर लो कि मेरे पास दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज हमारे पास में ये ABC है, ABC है, और दूसरा त्रिभुज बेटा मेरे पास में है अनदर त्रिभुज, सपोज कर लो ये DEF है, DEF है। अगर इनमें यदि, देखो इनमें यदि दो कंडीशन पैदा हो जाए, यदि नंबर एक कि अगर कोण A बराबर हो जाए कोण D के, कोण B बराबर हो जाए कोण CE के, है ना, आपके पास में कोण C बराबर हो जाए कोण F के। ठीक है, मतलब लिख लो कि कोण A अगर बराबर हो जाए कोण D के, कोण B बराबर हो जाए कोण E के, ठीक है ना, और कोण C बराबर हो जाए कोण F के, यानी कहने की बात यह है कि इनके संगत कोण बराबर हो जा रहे हैं। दूसरी कंडीशन यह है कि इनकी भुजाएं समानुपाती हो जाएं। भुजाएं समानुपाती का मतलब है कि इनकी भुजाओं में समान अनुपात हो। कैसे? कि AB बटे इसकी ये भुजा DE बराबर हो AC बटे DF बराबर हो BC बटे EF के। इस कंडीशन को तुम कहते हैं समान कोण, है ना, समान कोण। ठीक है नहीं, और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं नाम से संगत भुजाएं समानुपाती। संगत भुजाएं समानुपाती, इस कंडीशन को हम ये कहते हैं। तो मेरे बेटे अगर ये कंडीशंस बन जाती हैं कि कोण समान हो जाते हैं और उन कोणों के संगत की जो भुजाएं हैं, संगत का वर्ड का मतलब ये बहुत गहरा मतलब है, इसको मैं भी समझाऊंगा आपको अच्छे से, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, संगत कैसे क्या लेना है। तो जो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, अगर इस समान कोण है, दो त्रिभुजों में कोण समान है तीनों और भुजाएं समानुपाती हैं, तब हम कह सकते हैं, तब त्रिभुज जो ABC है तथा त्रिभुज जो DEF है, यानी कि जो दो मैंने लेके चला था ABC और DEF, समरूप होंगे। हम ये कहेंगे समरूप है। ठीक है, अगर ये दो कंडीशंस हैं तो बिल्कुल ठीक बात है। अगर ये दो कंडीशन हैं तो हम कहेंगे बेटा कि त्रिभुज ABC और DEF समरूप है। ठीक, इन्हीं का यूज करते हुए सवालों में भी इसका इस्तेमाल मैं करूंगा, बहुत अच्छे से करूंगा। और एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है, अब ध्यान रखनी है, अगर संकेतन में लिखें, ये तो एक पूरा एग्जाम, एक मैंने पूरा का पूरा एक सेंटेंस लिखा है, तो इसको छोटा करके लिखा जा सकता है कि त्रिभुज ABC, इसके बीच में ये निशान अगर लगाएं इस तरीके से लेटा हुआ S, त्रिभुज DEF, तो इसका मतलब यह है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम, अरे नहीं, आई एम सो सॉरी,
समरूप, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के। त्रिभुज एबीसी सिमिलर है, अंग्रेजी में सिमिलर वर्ड इस्तेमाल होता है किसके, त्रिभुज डीईएफ के। तो दैट्स द पॉइंट। इस पॉइंट के अंदर हमने ये सीखा है कि दो त्रिभुज समरूप कैसे होते हैं कि अगर उनके संगत कोण बराबर हो और फिर उसके उनकी भुजाएं समानुपाती हों। एक बात ध्यान रखनी है कि अगर कोण समान है ना, समान कोण है, तो 100% संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अगर ये हो जाता है तो ये 100% होगा। ये दोनों कंडीशंस एक साथ भी अगर नहीं दिखा पा रहे हो, अगर एक कंडीशन दिखा दे रहे हो, है ना, तो दूसरी अपने आप में ट्रू है। समझ में आ रही है बात? चलिए वो तो क्वेश्चंस में देखेंगे कैसे कैसे इस्तेमाल होती है। ओके, अब मैं संगत शब्द पे थोड़ा सा जोर देना चाहूंगा क्योंकि क्वेश्चंस में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। देखिए अभी हमने क्या किया था कि ए के देखो ए बराबर था डी के, ए बराबर था डी के। तो संगत भुजा का मतलब क्या है कि ए के सामने की भुजा, देखो ए के सामने की भुजा ये है और डी के सामने की भुजा ये है, तो अनुपात इन दोनों का लिया जाएगा। ध्यान रखना इस चीज का, बीसी बटे ईएफ ही बन रहा होगा कहीं, देखो बीसी बटे ईएफ बन रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखें, ये बी कोण के सामने की भुजा ये है एसी, तो ई को कोण के सामने की भुजा कौन सी है, डीएफ, तो एसी बटे डीएफ बन रहा होगा कहीं ना कहीं, एसी बटे डीएफ बन रहा है, देखो ठीक है मेरे भाई। देखो सी के सामने की भुजा ये है और एफ के सामने की भुजा ये है, क्योंकि आपको पता सी और एफ बराबर है, तो अगर ये भुजा ली जाएगी तो फिर ये लेंगे, तो ए बी बटे डीई बन रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। एक अलग उदाहरण से बताते हैं, थोड़ी और क्लियर होगी कि जैसे मान के चलो कि मेरे पास इस बार त्रिभुज ये है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। सपोज कर लो कि ये आपके पास में डीईएफ है, डीईएफ हमने कह दिया ऐसे है, ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस बार ये कहा है कि जो कोण ए है ना, ठीक है ना, वो कोण ए इसके बराबर नहीं, कोण ई के बराबर है, और कोण सी जो है ना, ये कोण सी, ठीक है, वो कोण सी डी के बराबर है इस वाले के। कोण बी जो है ये वाला, ये बराबर है इस एफ के। लिखना चाहो तो लिख लो कि अगर कोण ए बराबर हो जाए किसके, कोण ई के, कोण बी बराबर हो जाए किसके, कोण एफ के, और कोण सी बराबर हो जाए कोण किसके, डी के, तो कंडीशन ऊपर वाली तो नहीं है भाई। तो क्या भुजाओं में अनुपात ऐसे लिखा जा सकता है? नहीं, हमने कहा संगत। अब संगत समझना, इसका सिंपल और साधारण तरीका ये है, जैसे ये इसके सामने हम कोई निशान लगा, जैसे एक निशान बनाया मैंने, तो इसकी भुजा के सामने एक लगा दो, यहां इसके कोण के संगत ये भुजा है, तो इस कोण का मान किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो इसके संगत ये भुजा है। तो यानी कहने की बात ये आएगा, हमारे पास में आएगा, सबसे पहला आएगा बीसी बटे डी एफ, बीसी बटे डी एफ बराबर होगा, अब बी के सामने की भुजा ये है और इसके बराबर कौन सा कोण है, एफ, एफ के सामने की भुजा ये है, दो निशान लगा लो, तो अब आएगा एसी बटे डीई, डीई बराबर। अब यहां पर सी के सामने की भुजा ये है ए बी, और यहां पर डी के सामने की भुजा है ये ई एफ, तो यानी कि ए बी बटे ई एफ। तो चेक कर लो मेरे भाई, त्रिभुज समान थे जो हमने ऊपर लिए थे, लेकिन कोणों का स्थान बदल गया, कौन सा किसके बराबर है, तो उसी के बदलने के बाद देखो ये बदला, चेक कर लो, ये बदला, तो बेटे ये भी बदल गया, बदला नहीं बदला, चेक कर लो, ए बी बटे ई एफ आया है, लेकिन यहां पे ए बी बटे डी ई था, यहां पर ए सी बटे डी एफ है, यहां पे ए सी बटे डी ई है, यहां पे बी सी बटे ई एफ था, लेकिन यहां बी सी बटे डी एफ है। तो मतलब क्या है,
मतलब ये है कि अगर कोण बदल जा रहे हैं तो उनके संगत भुजाओं में भी अनुपात अलग कर लिया जाएगा। ऐसे ही आंख बंद करके ये चीजें आपको नहीं करनी है। तो आई थिंक क्वेश्चंस में आएंगे तब मैं आपको चीजें सब और क्लियर करता चलूंगा कि कैसे लेना है, कि आपको संगत बात करनी है। तो अब देखो ये अलग चीज थी ना, यहाँ पे ऊपर वाला तो हमारा था, ये तो एक्स्ट्रा चीज मैं सिखा रहा हूं ना आपको एक्स्ट्रा यहां से। तो इस हिसाब से जो त्रिभुज एबीसी है ना बेटा, वो समरूप रहेगा त्रिभुज किसके, अगर मैं कहूं डीईएफ के, तो ये गलत बात है। डीईएफ का मतलब ये तब था जब ए बराबर था डी के, ऊपर वाले केस में, लेकिन यहां पर ए बराबर है किसके, ए बराबर किसके है बेटा, ई के। तो यहां पे आएगा, देखो ये डीईएफ था ना, तो यहां पे आना चाहिए था त्रिभुज ए किसके बराबर है, ई के, तो ई। बी किसके बराबर है, ई के, बी एफ के बराबर है, एफ। और सी किसके बराबर है, डी के। तो ये बात सही है, ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो इस केस में ये बात सही है, ये गलत है। तो बात ध्यान देना है, ए बराबर ई के, बी बराबर एफ के, सी बराबर डी के। तो इस तरीके से चीजों को समझना है। और मैं अभी भी कहूंगा अगर किसी ने पहले चैप्टर नहीं किया तो उसको थोड़ा सा टफ लगेगा, और अगर पहले किसी ने कर रखा होगा चैप्टर, थोड़ा बहुत भी कर रखा होगा, 100% नहीं, अगर उसने उसके अंदर 60% के आसपास भी चीजें कवर की होंगी पढ़ते समय, तो आई थिंक ये चीजें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी, कम आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो अब इतना चीज समझाने के बाद में अब हम चलते हैं, कुछ क्राइटेरिया है कि कैसे, कुछ कसौटियां हैं कि कैसे दो त्रिभुजों को हम समरूप दिखाते हैं क्वेश्चंस के अंदर। अगर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में आता है कि सिद्ध करो कि ये त्रिभुज उस दूसरे त्रिभुज के समरूप है, तो हमारे पास कितने तरीके हैं उन दो त्रिभुजों को समरूप दिखाने के, वो हम लोग अभी सीखेंगे। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं स्क्रीनशॉट, अगर लेना चाहें जो आपको कुछ ठीक ठाक चीजें लग रही हैं उसमें से, तो नोट कर सकते हैं। तो यानी कि अब पढ़ेंगे हम समरूपता की कसौटियां। अब हम पढ़ेंगे, हटा दें इसको यार, है ना, हटा दें। अब हम लोग पढ़ेंगे समरूपता की कसौटियां, समरूपता की कसौटियां। ठीक है, कसौटियां। ठीक है, अब कसौटियां शब्द जो है बहुत ऐसे, जैसे हिंदी पिक्चरों का जो हिंदी सीरियल्स होते हैं, नाटक आते हैं, उसमें कसौटियां वसौटियां ऐसे शब्द इस्तेमाल होते हैं। तो इंग्लिश में थोड़ा अगर ध्यान दे तो कहते हैं सिमिलरिटी, ठीक है, नहीं आपके पास में क्या कहते हैं, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी, ठीक है ना, क्राइटेरिया, ठीक है, क्राइटेरिया, ठीक है, आपके पास में सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अब सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है वो होता है ए समरूपता, ए समरूपता। ठीक है, ये ए वर्ड का मतलब क्या है, ए का मतलब होता है एंगल यानी कि कोण। बेसिकली क्या, कि अगर मेरे पास में वी हैव अ टू ट्रायंगल, हमारे पास दो त्रिभुज हैं, सपोज कर लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। अगर इनको समरूप दिखाना है तो एक कंडीशन ये है कि आप केवल ये दिखा दो, क्या दिखा दो, कि इनके कोण बराबर होंगे। जैसे कोण ए बराबर कोण डी, कोण कोई भी, ये कोण सपोज कर लो इसके बराबर दिखा दिया, ये वाला कोण इसके बराबर दिखा दिया, और ये वाला कोण इसके बराबर दिखा दिया। तो तीनों कोण अगर बराबर हो जाते हैं, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ, तो इस क्राइटेरिया को हम कहते हैं, इस कसौटी को हम कहते हैं ए कसौटी। और ए कसौटी के अंदर एंगल यानी कि इस त्रिभुज के तीनों एंगल, इस त्रिभुज के तीनों एंगल बराबर होंगे। तो हम कहेंगे, तब हम कहेंगे
क्या कहेंगे कि त्रिभुज जो ए बी सी है वो समरूप रहेगा त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, ये पहली कसौटी है। और मैंने कहा है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं फिर तो दोनों ही कंडीशन पैदा हो जाती हैं। कौन कौन सी? ये तो समान कोण वाली होगी, ए वाली, है ना। तो फिर भुजाएं भी समानुपाती होंगी, यानी कि ए बी बटे डी ई, ए सी बटे डी एफ और बी सी बटे ई एफ के बराबर होगा। वो हम इस्तेमाल कर लेंगे क्वेश्चंस के अंदर। दिस इज फर्स्ट क्राइटेरिया, ये पहली कंडीशन है जिसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अच्छा एक बात और सुनो, इसी को थोड़ा सा कुछ लोग लिखते हैं ए समरूपता। ए समरूपता मतलब इसमें से एक खा लेते हैं, वो बहुत समझदारी दिखाते हैं। मतलब कि उनका कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज कर लो कि हम लोग कोण ए बराबर कोण डी दिखा दे रहे हैं, कोण बी बराबर कोण ई दिखा दे रहे हैं, हम नहीं दिखाते इस तीसरे वाले को, तो कोई दिक्कत थोड़ा ही है भाई। अगर दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो जाते, तीसरा तो अपने आप ही होगा भाई। सीधी बात है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है कि अगर दो कोण बराबर हो जाते हैं, सपोज कर लो ये 50 का है तो ये भी 50 का है और ये 100 का है, इस वाले को कह लो ये 100 का है और ये भी 100 का है, तो भैया इसे निकाल लो ना, ये कितने का होगा? ये 30 का होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है। चेक कर लो, ये भी 30 का होगा। तो कहां लिखे हम ए 3 बार क्यों लिखे? हम तो 2 बार लिख के काम चला देंगे कि अगर दो कोण बराबर हो जा रहे हैं तो तीसरा कोण अपने आप ही बराबर होगा। तो हम लोग इसको कहते हैं ए समरूपता। तब भी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप रहेगा त्रिभुज डी ई एफ के। तो ये पहली कंडीशन दो तरीके से पढ़ी जा सकती है। तो अब दूसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं, और वो जो क्राइटेरिया है, ठीक है, दूसरी कसौटी जो है, कंडीशन नहीं क्राइटेरिया, अंतर है। तो अगर दूसरी कसौटी की बात करें तो सेकंड वन वो होता है हमारे पास में एस, और एस शब्द का अर्थ होता है साइड यानी कि भुजा। तो उसमें भुजा समानुपाती होंगी। कहने की बात यह है कि अगर सपोज कर लो, लेट अस कंसीडर, हम ये कर लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी है और दूसरा कोई त्रिभुज आपके पास में, सपोज इस बार चेंज कर लेते हैं, पी क्यू आर ले लें, पी क्यू आर, सिंबल चेंज हो जाएंगे। चीजें अगर समझ नहीं हो ना कभी क्वेश्चंस को, आपको जैसे क्वेश्चन में कराऊंगा तो क्वेश्चंस की नोटेशन अगर एक बार ऐसी लिखी हुई है ए बी सी करके, तो आप अगर एक्स वाई जेड लेकर के सॉल्व करके देखना तो आपके और पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम मेरे जैसा ना लेकर के करें तो दिक्कत होगी। दिक्कत नहीं मतलब थोड़ा सा अपना दिमाग डेवलप करना है तो थोड़ा सा अलग करके देखें। तो एस समरूपता जो दूसरा एक कसौटी है, ठीक है ना, इसके अंदर क्या है, इसमें क्या होता है, भुजाएं समानुपाती मान लेते हैं कि ए बी बटे पी क्यू, ठीक है, बराबर होगा बी सी बटे क्यू आर, बराबर होगा ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर। अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी जुगाड़ लगा करके, कोई भी चीजें मतलब किसी भी दिमाग लगा करके आप अगर बेटा एस यानी कि तीनों भुजाओं को आप समानुपाती दिखा दो, है ना, ये भुजाएं समानुपाती का तो होता है, भुजाएं समानुपाती दिखा दो, समानुपाती, तब भी हम कहेंगे कि जो त्रिभुज है बेटा ए बी सी, दैट इज ये समरूप रहेगा त्रिभुज पी क्यू आर के, क्योंकि हमने नोटेशन ली है इस बार पी क्यू आर वाली। तीसरा जो क्राइटेरिया है जिसका इस्तेमाल क्वेश्चंस के अंदर करूंगा वो होता है एस समरूपता। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सपोज कर लो कि मेरे पास में त्रिभुज है, इसको हमने ए कह लिया, बी कह लिया, सी कह लिया, और इसके अंदर हमने कह दिया चलो डी ई एफ ही ले लो, डी ई एफ। और सपोज कर लो, देखो उसमें एस यानी कि दो तो साइड, दो भुजाएं, एक एंगल, सपोज कर लो एंगल ए एंगल डी के बराबर है, तो एंगल ए अगर एंगल डी के बराबर हो तो इसकी जो साइड्स की जो इस एंगल को बनाने वाली भुजाएं हैं, जैसे ए बी है बटे डी ई, बराबर हो जाए ए सी बटे डी एफ,
तो ये अगर ये क्राइटेरिया यानी कि इस कंडीशन को भी आप या इस कसौटी को आप कहीं से बना देते हो, तब आप कह सकते हो कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। तो ये वाली क्राइटेरिया होता है, ये जो कसौटी होती है इसको कहते हैं SAS कसौटी। और उसमें बहुत ध्यान यही रखनी है कि अगर ये वाला कोण है तो इस कोण को बनाने वाली भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। अगर सपोज कर लो कि हमारे पास में त्रिभुज दो ये बने हुए हैं और इसमें ये वाला और ये वाला कोण बराबर है, इस पॉइंट को इसको कह दो ए, इसको कह दो बी, इसको कह दो सी, इसको कह लो डी, इसको कह लो ई, इसको कह लो एफ। तो अगर कोण बी बराबर कोण ई हो तो कौन सी भुजाएं समानुपाती होंगी? BC इसके BC बटे EF बराबर होना चाहिए ये वाली भुजा AB बटे DE के, है ना। तो समझ रहे हो ना। बस ये तीन कंडीशंस हैं बेटा, इनको अच्छे से समझ लें। ये पॉइंट्स हैं जिनको मैं यूज करूंगा क्वेश्चंस के अंदर। अब इतनी बातचीत हुई है और इतनी बातचीत के बाद में हम लोग अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, किसकी तरफ बढ़ते हैं बेटा? क्वेश्चंस की तरफ। तब तक आप स्क्रीनशॉट लें और फिर मैं कुछ क्वेश्चंस इसके करा रहा हूं आज आपको। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पे बेटा दो क्वेश्चंस लिखे हैं और दोनों क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं परीक्षा के अंदर। ये नहीं पूछे गए हैं तो उनके भाई बंधु पूछे गए हैं, यानी कि इस कैटेगरी के सवाल आते हैं, ऐसा भी आता है। और ये जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे सवाल लिखा है, इधर से लेफ्ट हैंड साइड पे, इस पे तो आप 5 स्टार लगा लो। ये सवाल तो हर दूसरे साल रिपीट होता रहता है इस तरीके का सवाल। चलिए पहले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, दूसरे को थोड़ी देर में बात करेंगे। दूसरा अच्छा सवाल है, इसमें समय देंगे। अब इस सवाल के अंदर क्या कहा है कि दी गई आकृतियों में कोण ई मेरे को निकालना है। कोण ई यानी कि ई का मतलब इस कोण की माप मुझे बतानी है। बाकी डाटा चित्र में दिया है, त्रिभुज ABC दिया है जिसमें दो कोण दिए हैं। ये कोण ए तो 80 डिग्री का है, कोण बी 60 डिग्री का है। और साथ ही साथ जो भुजाएं दी है ये 3.8 सेंटीमीटर है, ये 3√3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर की है। और बराबर वाला जो त्रिभुज है उसके अंदर क्या बात कही है कि इसमें कोई कोण नहीं दिया गया है, केवल भुजाएं दी गई हैं। तो अगर केवल भुजाएं दी गई हैं और हमें इसका ये कोण निकालना है ये वाला, तो सीधी बात है कि इस त्रिभुज का कोई संबंध इससे निकालना पड़ेगा। यानी कि हमें इस त्रिभुज को इसके अगर समरूप दिखा देंगे तो शायद, क्योंकि आपको पता है कि ये 80 है, ये 60 है, तो ये कंफर्म है ये 40 होगा या नहीं होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। ये 80 है, ये 60 है, 40 है, लेकिन 40 निकालने की जरूरत नहीं थी, निकाल के मैं दिखा दिया कि अगर मैं इस त्रिभुज के इसके समरूप दिखा देता हूं तो कहीं ना कहीं ये कोण किसी ना इन तीनों कोणों में से किसी के बराबर आ जाएगा। वो किसके बराबर आएगा भी देखेंगे। इसको चेक करने के लिए क्या है, हमारे पास डाटा पर्याप्त है। क्या है कि हमारे पास तीनों भुजाएं दे रखी हैं। तो अगर मैं देखूं कि अगर मैं ए बी बटे आपके पास में DF लूं, DF ऐसा क्यों ले रहा हूं? क्योंकि देखो थोड़ा सा आदमी को अपना भी दिमाग चलाना चाहिए। इसके बटे ये ही क्यों ली? क्योंकि दशमलव में दे रखी है साइड, और ये भी दशमलव में दे रखी। ये सिंपल दे रखी 6 सेंटीमीटर, तो मैं इसके साथ इसको ले लूंगा, और ये अंडरूट वाली तो अंडरूट वाले के साथ ले लूंगा। ऐसा लेने का मतलब ये नहीं है कि देख करके ही लेना है, मतलब थोड़ा सा आइडिया शायद इस हिसाब से ये समरूप बन जाए। तो AB बटे अगर मैं DF निकालता हूं तो AB कितना है? AB मेरा है 3.8 और DF मेरा है 7.6। इसको मैं काटूंगा तो ये 1/2 आ जाएगा, चाहे चेक कर लो। 38 दूनी 76 होते हैं, ये कंफर्म है। चलिए अब मैं बात कर रहा हूं दूसरी चीज की। अब मैं निकाल रहा हूं AB बटे DF तो हो गया। अब मैं निकाल रहा हूं जैसे BC बटे ये वाला EF, BC बटे EF। तो जब BC बटे EF है तो यानी कि 6/12, तो इसे भी काटूं तो 6 कम 6 दूनी 12, तो 1/2 आ गया ये भी। अब लास्ट वाली साइड बची मेरी, और वो है कि अगर मैं AC बटे ये वाली साइड बटे
ये अंडर रूट वाली ले लूँ, कौन सी, ई डी ई, है ना, डी ई ले लूँ, तो ये है 3/3 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी आ गया 1/2। तो ये क्लियर है कि ए बी बटे डी एफ बराबर है बी सी बटे ई एफ बराबर है ए सी बटे डी ई, क्योंकि तीनों चीजें 1/2 के बराबर है ना, तो इसका मतलब भुजा समानुपाती हो गई। और हमने अभी क्राइटेरिया बताया है दूसरे वाला, क्या, कि एस 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 समरूपता से, किससे, एस 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 समरूपता से क्या क्लियर है कि त्रिभुज जो एबीसी है ना, एबीसी है, वो समरूप होगा त्रिभुज डीईएफ के, किसके, डीईएफ के। भाई देख लो ना, अब इसमें देखने वाली बात है, ए बी हमने साइड ली है, ए बी हमने साइड ली है, ठीक है, तो इसके सामने का जो कोण होगा ना सी, और ए बी हमने ली है, इसके नीचे डी एफ लिया है, डी एफ वाली कौन सी है, डी एफ हमारी ये है, डी एफ ये है, इसके सामने का कोण जो होगा ई, ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि ये कोण 40 का हो जाएगा। समझ रहे हो मेरे भाई, समझ रहे हो, ओके। देखो ये 6 सेंटीमीटर है, बीसी, बीसी के सामने का कोण है ये वाला ए, और यहां पे बीसी के संगत कोण है, बीसी के संगत कोण है ईएफ है, तो ईएफ कहां है, ईएफ, ईएफ के सामने का कोण है ये, ठीक है ना, तो ये कोण हो जाएगा 80 का, चेक कर लो, और बाकी बचा हुआ कोण 60 का हो जाएगा। हमें पूछा क्या था, हम लोग कहेंगे तब हम कह सकते हैं, यहां से आप लोग इस क्वेश्चन को यहां देख लेंगे, तब कोण ई का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा, हैंस प्रूव्ड, यानी कि आंसर आ चुका है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका दूसरा है, इस पे थोड़ा ध्यान देना, इसको स्क्रीनशॉट लो और ये इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, संभावनाएं बहुत बनती हैं आने की। तो मैं रफ कर रहा हूं इसको ताकि मुझे उस क्वेश्चन को करने की स्पेस मिल जाए। अब इस क्वेश्चन को पढ़ें, ये बड़ा दमदार क्वेश्चन है, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, और कम नंबरों में नहीं आता छोटा क्वेश्चन, बड़े नंबरों में आता है। चलिए देखिए क्या है कि हमें कहा है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, चलिए एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। पहले मैं हल यहां कर रहा हूं, सपोज कर लो मैंने एक समांतर चतुर्भुज यहां पे बना लिया, समांतर चतुर्भुज तो ऐसे ही होता है ना, ओके, इसको कह दिया मैंने ए बी सी और डी, ठीक है भाई। आगे कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज एबीसी में, एबीसीडी में, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में भुजा एडी पर, भुजा एडी पर, एडी पर, ठीक है, इस पे अभी देखते हैं, कोई बिंदु ई इस प्रकार है कि बीई सीडी को एफ पर मिलती है, बीई सीडी को, बीई जो है, बीई कहां से आएगा, ई पॉइंट इस पे लेना पड़ेगा ना मैं, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि पॉइंट हमारा इस पे कहीं ना कहीं बाहर होगा। सपोज कर लो यहां पे ई पॉइंट है, तो बीई जो है ना, सीडी को एफ पॉइंट पर मिलती है। अब आप कहोगे सर जी आपको कैसे पता चला कि बाहर होगा, देखो देखो कैसे पता चला मुझे, ये ई पॉइंट बाहर कैसे होगा बताता हूं। अगर सपोज कर लो कि एडी पर हमें कोई पॉइंट ई में यहां ले लेता हूं मेरे बेटे, तो अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो क्या सीडी और एबी आपस में काट पाएंगे इस त्रिभुज के, मतलब इस चतुर्भुज में नहीं काट पाएंगे ना, तो इसीलिए हमने ये जो रेखा है एडी को थोड़ा आगे बढ़ाया और यहां पे कोई पॉइंट ई लिया और इसको मैंने इससे मिला दिया ऐसे करके, तो ये जो पॉइंट मिला मेरा, वो पॉइंट मिलेगा, कह रहा है ये कि बिंदु ई पर मिलता है, ई बीई, बीई और सी डी एफ पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि ये एफ पॉइंट आ जाएगा ये वाला, ओके। तो सिद्ध करना है त्रिभुज एबीई, कहां है त्रिभुज एबीई, एबीई ये वाला त्रिभुज एबीई है ना, एबीई, और सी एफ बी, त्रिभुज सी एफ बी, थोड़ा सही लिखो, त्रिभुज सी एफ बी, सी एफ बी कहां है, सी
एफ बी यानी कि ये छोटे वाला समरूप होंगे। और समरूप दिखाने के लिए तीन क्राइटेरिया हैं, या तो तीनों कोण दिखा दो तो कहेंगे ए समरूपता से, या भुजाएं संगत भुजाएं समानुपाती दिखा दो एस समरूपता से। एक भुजाओं का इसमें खेल है ही नहीं, भुजाओं का इसमें कोई मतलब नहीं है, भुजाओं से आप नहीं कर पाओगे, कोणों से ही कर पाओगे। चलिए अब देखो मैं बात करता हूं त्रिभुज, उसी की बात करता हूं ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में। देखते हैं क्या क्या चीजें कॉमन मिलती हैं। एक बात देखो ये जो कोण है और जो ई है ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे? 100% होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपको पता है अगर दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा ऐसे काटती है, जो कि स्थिति बन रही है क्योंकि ये समांतर है, चूंकि समांतर चतुर्भुज है, हमें पता है चूंकि एडी जो है वो समांतर है बीसी के, ठीक है ना, और इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण बराबर होंगे, यानी कि जैसे ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, और इसको कहते हैं एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, है ना। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए कोण जो है कोण ए ई बी बराबर होगा कोण किसके? कोण एफ बी सी। कारण दे सकते हो एकांतर कोण, एकांतर, ठीक है, एकांतर आपके पास में कोण, ठीक है। ये आपने क्लास छोटी में पढ़ा है कैसे एकांतर क्या होता है। एक कोण बराबर दिखा दिया, दूसरा कोण क्या दिखाया जाए आपके पास में? दूसरा कोण कौन सा बराबर होगा भैया? कि जो कोण ए है, ये जो कोण ए है और ये जो कोण सी है, दो त्रिभुज है, ध्यान रखना कौन कौन से त्रिभुजों की बात कर रहे हैं। एक त्रिभुज तो ये है हमारा, ये वाला ऐसा, दिस वन, ये कौन सा है? ए बी ई, यानी कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं ए बी ई, और दूसरा इसके नीचे बना लें सी एफ बी ऐसा है छोटा सा साइड में, यहां पे बना रहा हूं मैं छोटा सा सी एफ बी, सी एफ बी। और अभी हमने ये काम किया है कि हमने ये जो कोण ई है, ये वाला जो कोण है इन दोनों त्रिभुजों के अंदर, और ये वाले कोण बराबर दिखा दिए, ठीक है आपके पास में। अब अगर हम लोग बात करें कोण ए और कोण सी के बारे में बात करें, इसके अंदर कोण ए और कोण सी क्या बराबर होंगे? क्या बराबर होंगे क्या आपके पास में? कोण ए बराबर कोण सी, जरा कैमरा में चेक कर लूं एक बार, या कुछ गड़बड़ लग रही है? नहीं, ठीक चल रहा है, सबको दिक्कत नहीं है। हाँ, तो एक कोण हम दिखा चुके हैं, ये वाला कोण। अब इसमें कोण देखो, क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो जो कोण ए होगा ना बेटा, वो कोण सी के बराबर होगा ही होगा हमेशा। समांतर चतुर्भुज के अंदर एक खास बात आपने देखी होगी कि आमने सामने के कोण बराबर हो जाते हैं। समांतर चतुर्भुज में होता है, चतुर्भुज में नहीं, प्रत्येक चतुर्भुज में नहीं, केवल समांतर चतुर्भुज में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो त्रिभुज हमें समरूप दिखाने हैं उनमें एक कोण ये भी है कि कोण ए जो है, ये जो कोण ए है वो कोण सी के बराबर होगा। तो लिख सकता है कोण ए बराबर कोण सी। तो कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज के कोण, समांतर, या ऐसा लिख सकते हैं चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है मेरे भाई। अब देखो, अब दो कोण बराबर दिखा दिए ना हमने, ये कोण इसके बराबर, तो तीसरा तो होगा ही होगा। ये कह सकते हैं कि ए भाई, ये क्राइटेरिया होता था कि अगर दो कोण बराबर दिखा दें, ए समरूपता से जो त्रिभुज हमने कहा था कौन सा, त्रिभुज ए बी ई, वो समरूप होगा किसके? त्रिभुज सी एफ बी के। यही प्रूव करना था। मतलब प्रूफ करने के लिए किया क्या कि हमने कोई दो कोण जो हैं
समरूप हमने दिखा दिए, सॉरी बराबर दिखा दिए, और फिर कह दिया ए जो ये कसौटी थी पहले वाली, फर्स्ट क्राइटेरिया जो मैंने शुरू में समझाया था, उससे हम कह सकते हैं कि दोनों समरूप हैं। चलिए अब एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, बाकी तो 10 क्वेश्चन तो इस वीडियो में कवर नहीं होंगे, लेकिन कुछ तो करते हैं आज और। चलिए बेटा, अब आपके सामने 2 क्वेश्चंस और हैं, दोनों क्वेश्चन दमदार हैं और दोनों क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो का और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसको बाद में देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये भी पेपर में कई बार आ चुका है। इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है और कह रहा है कि दी गई आकृति के अंदर, आकृति हमने बना ली पहले ही, कि ACB जो एंगल है, ACB जो कोण है, ACB ये A है ना, ACB ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। और जो CD है, मीन्स CD, ये D पॉइंट यहाँ है कि CD जो है वो लंब है AB पर, लंब है AB, यानी कि ये भी 90 डिग्री है। आपको पता होगा जब कोण को ऐसे लिखते हैं तो लिखना पड़ता है 90 डिग्री है, लेकिन कोण में हम ये स्पेशल नोटेशन ऐसी देते हैं, तो ये नोटेशन केवल, ये लिखने का तरीका केवल 90 डिग्री कोण के लिए होता है। अगर ऐसा कहीं लिखा है जैसे इसमें लिखा है, तो फिर यहाँ 90 डिग्री लिखने का जरूरत नहीं है चित्र के अंदर, तो ये 90 डिग्री अपने आप में ही है। ओके, तो सिद्ध कीजिए कि CB का स्क्वायर है ना बटे AC का स्क्वायर, CA का स्क्वायर बराबर होगा BD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर। इसको ना मैं थोड़ा सही कर रहा हूं यार, मुझे इसको उल्टा सा लग रहा है, ये इसको मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं कि BC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर बराबर BD बटे AD, ये मुझे प्रूव करना है। कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत थोड़ा है, ये या करके कर लो, या ये भी पूछ सकता है पेपर में, ये भी पूछ सकता है, तो चलिए करते हैं। अब इसके अंदर हम लोग क्या करें, अब आपके सामने 2 त्रिभुज अभी हैं, देखिए त्रिभुज, एक तो मैं त्रिभुज की बात कर रहा हूं आपके पास में ACB, और दूसरा त्रिभुज है ADC, ACB, त्रिभुज ACB तथा त्रिभुज है ADC, ADC कहां कहां को है, ACB ये पूरा बड़े वाला त्रिभुज, और एक त्रिभुज है ADC, ADC इनके अंदर मैं इसको बना के दिखा देता हूं आपको अलग से, थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी। और ये तो है A, ये है C, ये है B, और इसमें ये 90 डिग्री है, इनके पहले वाला हो गया। और दूसरा ADC, ADC, ADC कहाँ है, ADC, ADC इस तरीके से मेरे भाई, ये A है, ये D है और ये C है। अब ध्यान दे जरा, अगर मैं बात करूं इनके अंदर जो कोण है ACB, ACB वो बराबर है किसके, ADC, कोण ADC, कारण क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के बराबर हैं, और ये दिया है, ये हमें दिया है, चाहे यहां लिख सकते हैं दिया है, दिया है ना। ओके, और एक चीज और देख पा रहे होंगे, जो कोण A है वो कोण A इसमें भी है, तो कोण A बराबर कोण A है ही, और ये कोण है कॉमन, कॉमन को हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ है, ये कैसा है, उभयनिष्ठ, यानी कि दोनों जगह है ये। तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज जो ACB है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADC के। क्यों समरूप हो जाएगा, क्यों समरूप हो जाएगा, लिख सकते हैं A समरूपता से, समरूपता से, ये तो क्राइटेरिया है। और अगर समरूप हो जाता है तो सीधी बात ये भी है कि उनकी भुजाएं भी समानुपाती हो जाएंगी आपके पास में। तो भुजाएं समानुपाती कैसे होंगी, देखो ध्यान से देखना, अब समझने वाली बात है, चूंकि ध्यान से देखना बेटा यहां पे थोड़ा सा घिचपिच सा हो गया, मैं इसको चित्र को थोड़ा सा अच्छे से बनाऊंगा ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। इस तरफ बना लेंगे ना, क्वेश्चन तो बाद में ही सॉल्व करेंगे ना, अभी आपके पास में, तो इधर बना लेते हैं इसको, इसको हटा लेते हैं दीवार को बीच से, सारा अपने इस्तेमाल में ले आएंगे, चीजें बाद में रफ कर लेंगे। ये वाला देखो, पहला जो त्रिभुज था वो था हमारे पास में ये वाला AC और B, और इसमें ये 90 डिग्री का कोण था। दूसरा हमने चित्र लिया इस तरीके से, आपके पास में ये A है, ये C ही है, लेकिन यहां पे ये पॉइंट है D, है ना आपके पास में। अब हमने ये दिखाया कि ये जो कोण C है ये कोण किसके बराबर है, D के बराबर है, और ये जो कोण A है ना, ये कोण A बराबर है ही है।
तो अगर ये दो कोण बराबर हैं तो सीधी बात है कि ये तीसरा कोण जो है बेटा वो इसके तीसरे के बचे हुए के बराबर हो जाएगा, और हम कहेंगे कि ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ठीक है, और अगर समरूप हो जा रहे हैं, समरूप हो जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, भुजाएं समानुपाती होंगी। तो कैसे, जैसे देखो देखो ध्यान से देखना कि इस बी के सामने की साइड जो है वो है AC, तो AC बटे यहां पर इसके बराबर कौन सा कोण था, CC के सामने की बात है AD। ठीक है मेरे भाई, बराबर हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है किसके, इसके अंदर देखो आप, इसके अंदर देखो आप, इस 90 के सामने की साइड कौन सी है, AB, और इस 90 के सामने की साइड कौन सी है, AC। ठीक है, आपके पास में एक और बची है, वैसे उसे लेने की जरूरत नहीं है, तीनों लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ दो में ही रिलेशन दिखाना है, तो हम इतना भी कर सकते हैं। तो लिखना चाहो लिख दो, है ना, लिखना चाहो लिख दो। बची हुई कौन सी है, बची हुई कौन सी है, AC आ गई, AB आ गई, AC आ गई, AB आ गई, तो बची BC, है ना। तो BC ये वाली साइड बटे होगी, यानी कि ये किसके सामने की है, A के सामने की, A के सामने क्या, CD। ठीक है आपके पास में, लेकिन हमें इसका कहीं भी कोई इस्तेमाल नहीं दिख रहा जब हमें प्रूव करना है। देखो कहीं दिख रही है BC या AD, तो हम इसे नहीं लेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम छोड़ देंगे। और अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं, ब्रज गुणा कर लूं, तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा AD गुणे AB के, या नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। इसको आप समीकरण नंबर 1 बना के दें, छोड़। ठीक है, अभी हमने काम किस किस के साथ में किया है, इस बड़े वाले त्रिभुज के और इस वाले के साथ में। यही काम हम इस बड़े वाले त्रिभुज और इस वाले के साथ में करेंगे, तो एक कंडीशन हो रह जाएगी जिससे हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब मैं क्या करता हूं, अब मैं क्या करता हूं, दूसरे त्रिभुजों के बारे में बात करता हूं। और कौन कौन से हैं त्रिभुज आपके पास में, एक है ACB, इसको मैं यहां लिख रहा हूं। अब ठीक है, नहीं, अब त्रिभुज जो मेरे पास में जो ACB है तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है, CDB या BDC में अगर हम बात करें, कौन कौन सी चीजें बराबर होंगी। पहले चित्र अलग बना ले जरा इसका भी, जैसे मैं यहां बना रहा हूं, ये हमारे पास में था कौन सा, ACB, है ना, और एक बनेगा इधर की तरफ ऐसा त्रिभुज, ये D पॉइंट है, ये C है और ये B है। इसमें ये 90 है तो ये 90 है ना, और ये B है, इसमें भी है और B इसमें भी है, तो कॉमन हो गया। तो अब ये वाला कोण बचा, ठीक है ना, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों समरूप हो गए जैसे ये हुए थे। तो हम लिख सकते हैं, लिखनी पड़ेगी ना बातें। एंगल जो मेरे पास में है कौन सा, ACB बराबर होगा एंगल CDB, क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये हमें दिया है, ये क्या है, दिया है। ठीक है, एंगल जो B है वो एंगल B दोनों जगह है, और उसको हम कहेंगे उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है बेटा, और फिर कह लेंगे कि दो कोण बराबर हो गए, ए समरूपता लगा देंगे, क्राइटेरिया नंबर 2, अगर दो कोण बराबर होते हैं तीसरा तो होता ही होता है। ठीक है ना, जो त्रिभुज ACB है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, त्रिभुज किसके, CDB के। अब बनाओ, अब अगर ऐसा है तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। ठीक है, चलिए बनाते हैं। अब हमें चाहिए इसमें B, हमारा क्या क्या आया, देखो AC आ गया, AC आ गया, AC आ गया हमारा, AC आ गया। BC चाहिए हम लोगों को। ठीक है, कितना चाहिए, BC, है ना। ओके, तो देखो BC, देखो A के सामने की साइड BC बटे इधर इधर इस वाले कोण के बराबर कौन सा कोण है, C वाला कोण है। इसके सामने की साइड क्या है, AD या फिर BD। ठीक है, बराबर किसके होगा, बराबर किसके होगा, बराबर किसके होगा, देखो अच्छा ये कन्फर्म है, नीचे हमें चाहिएगी BC, क्योंकि हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे यहां किया था तो BC का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी साइड हमें ये वाली BC लेनी पड़ेगी, और BC 90 के सामने वाला, इसमें 90 के सामने की साइड कौन सी है, AB है ना,
बटे आपके पास में आ जाएगी 90 के सामने की साइड BC, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो BC का जो स्क्वायर है वो बराबर आ जाएगा किसके, AB गुणे, ठीक है ना, आपके पास में, या फिर BD गुणे AB के, इसको कह लो समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है ना। अब उस चित्र को हटा सकता हूं मैं, ये अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाए थे मैंने, ठीक है। अब देखो हमें AC BC का स्क्वायर मिल गया, तो हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को भाग करते हैं कि समीकरण 2 बटे समीकरण 1 कर दो आप, समीकरण 2 को 1 से भाग कर दो, तो BC का जो स्क्वायर है बटे आ जाएगा AC का स्क्वायर, बराबर होगा आपके पास में BC का मान है BD गुणे AB, और बटे आपके पास में AD गुणे AB, है ना। AB से AB कटेगा तो बचेगा BD बटे AD, चेक कर लो, BD बटे AD, ये प्रूफ करना था ना कि BC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर बराबर होगा BD बटे AD के, ठीक है। सही है, सही है, समझ में आ रहा है ना। पूरा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है भाई, 4 नंबर या 6 नंबर से कम नहीं आता, क्योंकि दिमाग थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका 4 लिखा है, तो मैं पूरा रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें, ठीक है, आपके पास में। और क्वेश्चन है हमारे पास में, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, वैसे बहुत छोटा है और बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास में 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आज इतना ही रखेंगे, 4 क्वेश्चन ही रखेंगे इसके अंदर हम लोग, ठीक है। ज़्यादा बात नहीं करेंगे। देखिए क्या कहा है चित्र में, AO एक चित्र दिया है, देखो चित्र छोटा बनाओ तो रिफ्लेक्शन पड़ता है लाइट की वजह से, तो चित्र में थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, इसका यहाँ पे बना लेता हूँ, देखो ऐसा चित्र है इसका, जो चित्र में दिया गया है वो है ऊपर वाली साइड को BAB, ये DC है, और यहाँ बीच में कोई मिलान बिंदु इनका जो है वो O है। चित्र में AO, ठीक है, दिया है AO बटे OC, BO बटे OD, ये दोनों बराबर हैं आपस में, ओके। अब दिया है, देखो दिया है AO बटे OC बराबर BO बटे OD, ये हमें दिया है या नहीं दिया है, बिल्कुल दिया है। अब देखो क्या क्या बात है, इसमें 2 त्रिभुज बने, एक त्रिभुज ये बना है, एक त्रिभुज ये बना है, इसमें ये वाली साइड बटे ये वाली साइड बराबर ये वाली साइड बटे ये वाली साइड, है ना। तो अगर ये वाला कोण बराबर हो जाए तो हम क्राइटेरिया लगा लेंगे ना कि 2 भुजाएं समानुपाती, एक कोण बराबर, तो कौन सा वाला क्राइटेरिया, AS वाली समरूपता लगा लेंगे इसके अंदर, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, है ना। अब वो दिख भी रहा है कि कोण जो मेरे पास बीच वाला है AOB वो बराबर होगा कोण DOC के, चेक कर लो, क्यों होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण होंगे, कौन से, शीर्षाभिमुख कोण होंगे, है ना। और अब ये कंडीशन बनेगी SAS समरूपता से, समरूपता, क्योंकि 2 भुजाएं समानुपाती, एक कोण बराबर, बीच वाला समरूपता से जो त्रिभुज होगा मेरे पास में, जो त्रिभुज होगा कौन से वाला, कौन सा त्रिभुज, AOB, है ना, आपके पास में कौन सा AOB वो समरूप होगा त्रिभुज किसके, DOC के, बिल्कुल ठीक बात है, ओके। अब अगर समरूप होगा तो देखो, अब ध्यान से देखना, ये तो मैं दिया ही था कि AO बटे OC बराबर दिया था OB बटे OD, एक भुजा और बची थी AB, ये वाली AB बटे DC हो जाएगा, और ये आपके पास में ये बराबर हो जाएंगे। अब आपको पता है क्वेश्चन के अंदर इनका मान 1/3 दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि AB, है ना, AB बटे DC भी 1/3 ही होगा, AB बटे DC भी 1/3 ही होगा, क्योंकि ये 1/3 दिया है ना, देखो ये 1/3 के बराबर दिया है ना, दिया तो सारे 1/3 के बराबर हैं, तो 1/3 इसके भी तो बराबर होगा ना फिर, है ना, आपके पास में।
और ए बी हमें निकालनी है, तो ए बी बराबर हो जाएगा DC/3, और DC हमें दी गई है 1.5, 1.5/3, 3×5 = 15, 0.5, ठीक है, सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये हो गया फाइनल। तो आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा और दमदार क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर बनते हैं त्रिभुजों की समरूपता को लेकर के, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लो, कहोगे कि सर सामने आके खड़े हो गए, नोट भी नहीं किया, कोई बात नहीं, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर और बात करेंगे, ठीक है। ओके।